हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बलराम हरियाली जी द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। मैं पहले उस प्रश्न को पढ़ देता हूँ, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। आदरणीय सर जी, मेरा एक प्रश्न है, उसका समाधान करने का कष्ट करें। महोदय, शिक्षक भर्ती 2023 में 3 तरह की पोस्ट निकाली गई थी। एक, बैकलॉग स्कूल शिक्षा विभाग UR0 SC 2 सीट। सीधी भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग UR3 SC 2 सीट। सीधी भर्ती जनजाति कार्य विभाग UR2 SC 0 सीट। महोदय, इस भर्ती की मेरिट लिस्ट में SC कैटेगरी के अभ्यर्थी द्वारा क्रमशः 4 व 5 नंबर पर आने पर भी SC कैटेगरी के अभ्यर्थी को जनरल कैटेगरी की सीट क्यों नहीं अलॉट की गई, जबकि 2 नंबर पर आने वाले OBC अभ्यर्थी को ज़्यादा नंबर होने के कारण जनरल की सीट दे दी गई, परंतु तीसरी सीट SC वाले अभ्यर्थी से कम नंबर होने पर भी जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थी को दी गई, जबकि ज़्यादा नंबर होने पर भी तीसरी सीट SC वाले अभ्यर्थी को क्यों नहीं दी गई? महोदय, मेरा कन्फ्यूज़न है यह कि क्या SC वाला कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में आने पर भी उसे बैकलॉग सीट दी जाएगी या सीधी भर्ती की सीट दी जाएगी? महोदय, मैं अत्यंत दुविधा में हूँ, कृपया मेरी इस दुविधा का निराकरण करने का कष्ट करें, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो प्रश्न है वो काफ़ी रीज़नेबल और जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न सभी के मन में उठता होगा। क्योंकि आगामी, जैसे आपको पता है कि वर्ग 1 में पहली बार ऐसा हुआ है कि बैकलॉग की सीट्स आई हुई हैं। हालांकि 98-95 की बहुत सारी भर्तियों में भी बैकलॉग सीट आती थी, पर उस समय ज़्यादातर सीटें OBC और SC ST में आया करती थी। लेकिन आज के टाइम पे OBC में ज़्यादा बैकलॉग नहीं बचा हुआ है, तो SC ST में बैकलॉग अभी भी आता है। और दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि अभी आगे चल के वर्ग 2, वर्ग 3 या जो भी MP की भर्तियां होंगी या तमाम राज्यों में जो भी तमाम भर्तियां होंगी, अगर वहाँ कहीं भी बैकलॉग बनता है तो निश्चित रूप से आप सभी के मन में ये क्वेश्चन आएगा। तो मैंने सोचा इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया जाए। तो उसी क्रम में मैंने MP का जो सर्विस रूल है उसको मैंने देखा, जैसे कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा, सेवा के समान शर्तें, नियम 1961। तो इसके सभी धाराओं को जब मैंने देखा तो वहाँ पर मुझे कोई वाजिब रीज़न नहीं मिला, मैंने कोई ऐसा नियम नहीं मिला जहाँ से मैं आपको इसके बारे में बता पाऊँ। फिर मैंने उसके संशोधनों को भी देखा जो समय समय पर संशोधन किए गए, तो वहाँ पे भी नहीं मिला। लेकिन हो सकता है कि अलग से कोई एक्ट बना हो या फिर कहीं पे दूसरे एक्ट में इसको शामिल किया गया हो, या हो सकता है विभागों के भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वहाँ पे भी इसको शामिल किया गया हो। तो मैंने नेट पे इसको ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जो कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चीज़ों को लेकर के, वो जैसे भारत देश में अगर देखा जाए तो सभी जगह एक जैसा ही होता है। तो मैंने जब इस चीज़ को वैसे ढूँढने की कोशिश की तो मुझे तमिलनाडु का एक केस मिला जिस पे कि इस तरह का एक मामला खड़ा हुआ था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो वहाँ पर जो भी लॉज़ हैं या जो भी कंसेप्ट हैं, जो लॉजिक वहाँ पर यूज़ किया गया है कि अगर बैकलॉग और फ्रेश रिक्रूटमेंट आता है तो उसमें कैसे रूल्स लागू होंगे, तो हो सकता है कि ऐसा ही MP में हुआ हो। क्योंकि रूल्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो उसका बेसिक पर्पज़ होता है वो हमेशा सेम होता है, तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। तो तमिलनाडु वाले केस से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या रूल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स SC का एक मामला था, रिजर्वेशन एंड फाइलिंग अप ऑफ बैकलॉग वैकेंसीज। SC एक्सप्लेन्स एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 27F ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट सर्वेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 2016। जो यहाँ पर सेक्शन 27F है वो उसी चीज़ की बात करता है जो मैं बैकलॉग और सीधी भर्ती का जो मामला अभी मतलब बलराम जी के द्वारा पूछा गया है, उसी से ये रिलेटेड है। तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जैसे आप लोग हमने यहाँ पर ST SC जैसे कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है, वैसे तमिलनाडु में जैसे यहाँ पे आप हाईलाइट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, रेड लाइन से किया गया है कि ये यहाँ पर 2 कैटेगरीज होती हैं। एक है मोस्ट बैकवर्ड क्लास, जिसको MBC कहते हैं, और या उसी को आप डिनोटिफाइड कम्युनिटी DNC कोटा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो चीज़ें हो सकता है कि ST SCs के लिए वहाँ पर एक दूसरा टर्म यूज़ किया जाता हो, मोस्ट बैकवर्ड क्लास या MBC या डिनोटिफाइड कम्युनिटी। तो उनके लिए यहाँ पर एक मैटर आया था। उसका बैकग्राउंड क्या है उसको एक बार मैं आपको, हालांकि आप इसको स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से, स्क्रीन मतलब उसको पॉज करके मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि मामला क्या हुआ था। बिल्कुल सेम MP जैसा ही मामला है। हुआ क्या था कि एक यहाँ पर एक वैकेंसी आई थी, टीचर्स रिक्रूटमेंट वैकेंसी ही थी। यहाँ पर आप देखेंगे उस पे क्या था कि बैकलॉग सीट्स और फ्रेश सीट्स दोनों का ही एडवर्टीजमेंट निकाला गया था।
और उसमें भी एग्ज़ाम लिया गया। फिर उसमें जब मेरिट लिस्ट जारी की गई तो उसमें भी वही चीज़ कर दिया गया कि जो मतलब जो आप कह सकते हैं कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के जो कैंडिडेट थे, उनको उनके ज़्यादा नंबर होने पर भी उनको फ्रेश सीट्स में मतलब रिक्रूटमेंट ना दे करके उनको किस में दिया गया, बैकलॉग में दिया गया। तो उसको ले करके जैसे आप बलराम जी आज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वैसे ही वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं वो कोर्ट चले गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब फ्रेश सीट्स आई हुई है तो फिर आप उनको फ्रेश में ना दे करके आप बैकलॉग में क्यों दे रहे हैं। मतलब वो जनरल की सीट में आना चाहिए तो उनको जनरल की सीट में ना दे करके आप उनको बैकलॉग में दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन वहाँ पर उठा। तो उसको ले करके आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरी चीज़ें वहाँ पर हुई। तो उसमें जो 27F जो रूल था, 27F जो रूल है, उसको ले करके सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको पूरा क्लियर किया। तो वो देख लेते हैं कि आगे उन्होंने इस चीज़ पर क्या बात बोली। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि पूरी चीज़ें मैंने पहले से हाईलाइट करके रखी हुई है। यहाँ पे आप पढ़िए, द सिंगल बेंच एक्सप्लेन्ड दैट द क्रूशियल इशू अराइजेज फ्रॉम द लास्ट सेंटेंस ऑफ थर्ड प्रोविजो टू सेक्शन 27F which provides for the selection of appointment for the next direct recruitment to be made first for backlog vacancies and then the normal rotation shall be followed। ठीक है, इसमें नीचे लिखा हुआ है, इसको एक बार आप देखिए। Section 27F merely states that if the required number of candidates belonging to the community which fall under reservation are not available, then the vacancies for which selection could not be made in the current year should be treated as backlog vacancies. The subsequent recruitment, the backlog vacancies and the current vacancies for the particular community must be separately announced, and the direct recruitment must first accommodate the backlog vacancies and thereafter only the current vacancies have to be accommodated। तो फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर किसी साल सपोज रिक्रूटमेंट आता है, जैसे अगर मैं बात करूं वर्ग एक की, तो 2018 में वैकेंसी आई, उसमें तमाम चीज़ें हुई, ज़्यादा पोस्ट आई थी, 17,000 के आसपास पोस्ट आई। और जो भी कैंडिडेट उसमें पास हुए, जो भी उनकी मतलब जो भी उनका रिस्पेक्टिव कैटेगरीज थी, जैसे अगर जनरल की बात करें तो 90 मार्क्स और अदर देन जनरल हो तो 75 मार्क्स। तो जो भी उस कैटेगरीज में थे और अपने उस मिनिमम नंबर को क्वालिफाई किए, उन सभी को वहाँ पर जॉब मिली। लेकिन एसटी और एससी कैटेगरीज में क्या हुआ कि 75 मार्क्स पाने वाले भी कैंडिडेट्स बहुत सारे नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी जो सीट्स थी वो बची रह गई और वो सभी सीट्स क्या बन गई, बैकलॉग बन गई। फिर बात करते हैं 2023 में फिर से रिक्रूटमेंट आता है। तो इसमें लिखा हुआ है, हालांकि ये चीज़ें हर जगह लागू होती हैं, कि जब भी अगर बैकलॉग बच जाता है तो सब्सीक्वेंट रिक्रूटमेंट, मतलब जो अगली रिक्रूटमेंट जब कभी भी आएगी तो उसमें क्या होगा कि सेपरेट एडवर्टीजमेंट जारी होगा, जो जैसा कि 2023 में हुआ। एक तो हुआ बैकलॉग सीट्स और एक हुआ क्या, फ्रेश रिक्रूटमेंट की सीट्स। ठीक है, उन दोनों की सेपरेट एडवर्टीजमेंट जारी हुई। बैकलॉग सिर्फ एससी और एसटी का था, इसलिए सिर्फ उन्हीं दो कैटेगरीज की बात हुई, और फ्रेश में सभी कैटेगरीज आ गई, जो भी एसटी एससी यूआर ओबीसी सभी चीज़ें उसमें, ईडब्ल्यूएस सभी चीज़ें उसमें आ गई। अब लॉ ये कहता है कि जब बैकलॉग किसी भी अगर रिक्रूटमेंट में बैकलॉग भी दिया हुआ है और फ्रेश रिक्रूटमेंट भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो प्रोविज़न होगा वो इस चीज़ का होगा कि सबसे पहले बैकलॉग सीट को भरा जाए। सीधा सा नियम ये है कि भले ही उनका नंबर जनरल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है या सबसे वो मतलब सबसे हाईएस्ट मार्क वो अचीव किए हैं, लेकिन कोशिश क्या करना है कि पहले बैकलॉग को भरा जाए, क्योंकि वो बैकलॉग है। उसको 18 में ही भर जाना चाहिए था, अगर मैं वर्ग एक की बात करूं, उसको 18 में ही भर जाना चाहिए था, लेकिन वो 18 में नहीं भर पाया। इसलिए वो क्या है, उसको प्रेफरेंस पहले मिलेगी, पहले हम बैकलॉग को भरेंगे। अगर उसके बाद भी कैंडिडेट्स बच जाते हैं तो उसको फ्रेश रिक्रूटमेंट से भरा जाएगा। लेकिन इस क्रम में ऐसा नहीं होगा कि पहले बैकलॉग को भरा गया और फिर फ्रेश रिक्रूटमेंट को उसके बाद, मतलब अगर बैकलॉग में ही सीट्स पूरी फिल हो गई तो वो कैंडिडेट्स कहाँ पे जाएंगे, फ्रेश वाले में जाएंगे। तो ये पूरा यहाँ पर मैटर है कि अगर बैकलॉग सीट्स आई है तो पहले बैकलॉग को भरा जाएगा और फिर फ्रेश वाले को भरा जाएगा। तो यही इसमें सबसे बड़ी बात थी, और आगे चल के जो भी भर्तियाँ आएंगी उसमें इस तरह के प्रश्न यहाँ पर खड़े होंगे। ठीक है, और एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहता हूँ कि बैकलॉग सीट्स अगर बच रही हैं, जैसे इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी, उसका अगर लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि कभी कभी क्या होता है कि जब प्रमोशन करना होता है तो प्रमोशन के लिए
पर्टिकुलर कैटेगरीज में अगर कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो उस प्रमोशन की सीट को क्या किया जाता है कि बैकलॉग में डाल दी, मतलब उसको फ्रेश रिक्रूटमेंट में ला दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी पद के लिए 100 सीट है, जिसमें से 50 बैकलॉग की है, सॉरी 50 प्रमोशन की है और 50 डायरेक्ट सीधी भर्ती के पद हैं। लेकिन जब प्रमोशन की बारी आ रही है तो प्रमोशन में कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे हैं उस कैटेगरी में, तो वो जो 50 सीट बचती है जिस पे प्रमोशन करना है, उन सीट्स को क्या किया जाता है कि सीधी भर्ती में शामिल कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पर उनका सिलेक्शन वहाँ पर हो सके और उन कैटेगरीज को वहाँ पर मौका मिले। तो रिजर्वेशन का जो मेन कंसेप्ट है वो कंसेप्ट मतलब वो बेस्ड होता है किस पे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मतलब जो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो किसी भी वर्ग में, किसी भी कार्यालय में, किसी भी भर्ती में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का वहाँ पर क्या हो, समान रूप से वितरण हो, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट काम करता है रिजर्वेशन पे। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिलता है उस पे ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, वो दिया जाता है आय के आधार पर। इसीलिए रिजर्वेशन जो 10% मिलता है, जो आपने देखा होगा कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, फिर भी ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन मिलता है एडिशनल। उसका मेन कारण ये है कि वो जो रिजर्वेशन है वो आय के आधार पे मिलता है, ना कि वो जातिगत आधार पे मिलता है। जातिगत आधार पे मिलने वाला जो रिजर्वेशन होता है उसके पीछे क्या अवधारणा ये है कि समान रूप से क्या हो, इक्वल पार्टिसिपेशन हो। जो कैंडिडेट्स हैं, जो वर्ग हैं, उनका समाज में, कार्यालयों में, वर्गों में, नौकरियों में क्या हो, इक्वल पार्टिसिपेशन हो, समान भागीदारी हो। इस आधार पे उनको वो रिजर्वेशन दिया जाता है। लेकिन जो 10% रिजर्वेशन मिलता है किसका, ईडब्ल्यूएस का, वो आर्थिक आधार पे दिया जाता है। इसीलिए वो 10% का जो जो 50% की कैप है उसको वो क्रॉस करके 10% का एडिशनल रिजर्वेशन उनको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यही अपडेट थी यहाँ पर बैकलॉग को लेकर के। अगर आपके मन में कोई और भी डाउट्स हो, चाहे जैसा भी डाउट्स हो, आप उसमें कमेंट में आप डाल दीजिए और यथासंभव मैं कोशिश करूँगा कि उस पर मैं आपको सही जानकारी दिलाने का कोशिश करूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।